साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपकी फरवरी 2024 में होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इसके पहले पार्ट में हम लोग इसके 70 प्रश्नों को और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इसी के साथ ये जो भी आपके प्रश्न हैं जीएस के, ये प्रश्न आपके आरओ 2023 के साथ साथ जो आगामी यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा होनी है आपका मार्च 2024 में, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि उसे दोनों सदनों में बोलने का भी अधिकार है और संयुक्त बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये कथन आपका सही है। तो इसमें पूछा सही कौन सा नहीं है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है। जब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन कौन निभाता है, तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चार कथन यहां पर दिए गए हैं। देखिए, ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता नहीं। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि एक ग्राम सभा में कई गांव होते हैं। तो यहां दूसरा बी ऑप्शन गलत हो गया। सी, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम स्तरीय सभा होती है। ये सही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। यह कथन आपका गलत है। संविधान ने संसद को इसे सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, ना कि राष्ट्रपति को दिया है। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यदि जरूरत हो तो उससे पहले भी गठन हो सकता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है। पहला, यह एक सरकारी विधेयक होता है। सही है। सरकारी विधेयक मतलब जो किसी सरकार के जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होगा, चाहे वो राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, ठीक है, इस प्रकार का कोई जो है व्यक्ति ही विधेयक को प्रस्तुत करता है, तो ये सरकारी विधेयक कहलाता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। यह कथन भी आपका सही है। सी, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकृत किए जा सकते हैं। बिल्कुल, वो चाहे तो स्वीकृत कर दे या अस्वीकृत कर दे। डी, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता नहीं। धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। इन विधेयकों को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, मतलब मंत्रिपरिषद का ही कोई सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए इन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, चूंकि इन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, इसके सदस्यों का जो कार्य अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा उतने तक वो कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 93 के अंतर्गत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 पूर्णकालिक और 4 मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, इसमें जो भी पहले हो वह लागू होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं।
निवारक निरोध के संदर्भ में, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है सही है? प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेक्शन के संदर्भ में, ठीक है। तो यहां पर दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, नहीं, नहीं होता है। तो पहला कथन यहां पर सही है, दूसरा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अर्थात प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, ठीक है। निवारक निरोध में गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। यह एक निवारणात्मक कार्रवाई है, निवारणात्मक प्रिवेंटिव एक्शन है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित की जाने की व्यवस्था समाप्त की गई है? तो किसके तहत की गई है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो कि 25 फरवरी 2020 से लागू हुआ है, और इसके द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की परंपरा या व्यवस्था को समाप्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब तब जो है वह पीठासीन नहीं होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, परंतु वह और साथ ही वह पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से उन्हें हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो इसे जो है पेशा अधिनियम को भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 1996 में। तो देखिए, पेशा का फुल फॉर्म क्या है? पेशा का फुल फॉर्म द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ठीक है। सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। तो 1994 में समिति गठित होती है, 96 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति तत्वों से में निहित है? देखिए, रिपोर्ट दी थी, साथ ही 1996 में यह लागू कर दिया गया था पेशा अधिनियम। तो 11वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति तत्वों में निहित है? तो देखिए, इसमें आपका लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 के तहत है। अनुच्छेद 16 के तहत मतलब कि मूल अधिकार के तहत है। भाग 3 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 21 में है, ये भी मूल अधिकार में आ जाएगा, मूल अधिकार वाले या मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 में है, ये भी मौलिक अधिकारों के या मूल अधिकारों के सेक्शन में आएगा, भाग 3 में। वहीं डी, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 39 घ या 39 डी कह सकते हैं, इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये नीति निषेध सिद्धांत के तहत जो भाग 4 में है वहां पर आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? तो देखिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन सी? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो? आर्टिकल 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है। राज्य ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है यह या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है वो राज्यसभा का सभापति करता है। कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। दल बदल कानून को 52वें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 91 संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यह 15% होता है। कितना होता है? 15% नियत किया गया है। ठीक है, और यही चीज केंद्र स्तर पर भी लागू होती है। तो देखिए, विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले राज्यों में कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान इस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति के बारे में है। तो देखिए, आपका एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति की इंग्लिश क्या होती है? एस्टीमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यहां पे 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, ये भी सही है। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, ये भी सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, नहीं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, एस्टीमेट कमेटी के बारे में या प्राक्कलन समिति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, प्रथम राज्य वित्त आयोग जो है वो 1994 में गठित हुआ था। 1994 में गठित हुआ प्रथम राज्य वित्त आयोग। तो ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी राज्य के विधान परिषद एवं विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूनतम कहा है, तो न्यूनतम राज्य विधान परिषद में 40 और विधानसभा में न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो 40 और 60 मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के आदेश पर ही किया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर हमारे पास 2 कथन हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 250 के तहत, अनुच्छेद 250। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव सरकारिया आयोग ने दिया था। ठीक है, 1998 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। कब? 1988, 98 नहीं, 1988 में। ठीक है, 1988। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना। तो बी ऑप्शन।
देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1746 से लेकर के 1748 के मध्य में होता है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। यूरोप में एक्सला चापेल की संधि जो कि 1748 में होती है, से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो यह शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1759 से लेकर के 1806 तक था। इसका वास्तविक नाम क्या था शाह अली द्वितीय का? अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है। 1765 ईस्वी 1765 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है 1803 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आप देखें, दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, ये तीन के तीनों जो है डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित, परंतु डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी इनसे संबंधित नहीं है। देखिए, गांधी जी ने जो है, ये जो आपका डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। देखिए, 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की 1920 में। 1924 में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसी वर्ष इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए भारत समता संघ स्थापित किया। जबकि जबकि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी जो है की स्थापना बंबई में 1906 में, इसके डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में जो है किसने की थी? डी आर सिंधे ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है? राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो है या नेशनल इनकम से तात्पर्य एक देश की एक वर्ष के आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। इस आय में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है, न कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को। इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू सेवाओं एवं हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू सेवाओं एवं हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे किसी को पेंशन मिल रही है, ठीक है, ब्याज मिल रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है असत्य कौन सा। पहला, भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था आपका भूमि विकास बैंक। ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि 1929 में नागपुर में नहीं बल्कि मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा कथन, यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ये कथन आपका सही है। तो पहला आपका इसमें असत्य पूछा, तो पहला वाला असत्य है। किसी भी भूमि विकास बैंक कृषकों की अचल संपत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्रदान करता है, और यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, मतलब उल्टे संबंध को दर्शाता है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो यह है फिलिप्स वक्र। कौन सा है? फिलिप्स वक्र है। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर, इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, इनके व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। वर्ष 1958 1958 में AWH फिलिप्स ने बेरोजगारी और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के मध्य संबंध की व्याख्या की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु
न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 1957 1957 में की गई थी, अक्टूबर 1957 में। भारत में मुद्रा पूर्ति का नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सत्य हैं। पहला, इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई, ये कथन सही। इसका उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करना है, 2024 तक दोगुना करना है। तो ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन, एक सेकेंड, सी ऑप्शन। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है, वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है, तो यह जनजाति है संथाल जनजाति, संथाल जनजाति। यह 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति मुख्यतः बिहार हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। यह प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति संबंधित जनजाति, इसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। चांग्या जनजाति लद्दाख में। कोल जनजाति जो है ये बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दो सूचियां हैं जनपद और एक जिला के उत्पाद के तहत चिन्हित उत्पाद के संबंध में। प्रयागराज मूज उत्पादन से संबंधित है, 3 से मिलाइए। बलिया बिंदी से, तो 1 से मिला दीजिए। चंदौली जरी जरदोजी से, चंदौली जरी जरदोजी, तो 4 से मिलाइए। मुजफ्फरनगर गुण से, 2 से मिला दीजिए। 3142 बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में कम से अधिक व्यवस्थित कीजिए, क्रम में कम से अधिक व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आप देखिए, लंबाई के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इन चारों नदियों में सबसे लंबी हमें कम से अधिक की तरफ चलना है। सबसे छोटी नदी कौन सी इसमें? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, तो 2, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर कावेरी नदी आती है 1, 800 किलोमीटर। फिर इससे बड़ी महानदी है 4, महानदी 851 किलोमीटर। फिर सब इन चारों में सबसे बड़ी नर्मदा है 1312 किलोमीटर, तो 3 हो जाएगा। तो 2143 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो इसे अश्फाल अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्फाल अपर्दन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, परत अपर्दन क्या होता है? पहला, मिट्टी का जल के साथ बह जाना। रिल अपर्दन क्या होता है? मिट्टी में छोटी कम गहरी नलियों का बनना। और नालिका अपर्दन, रिल अपर्दन की नालियों का बड़ा हो जाना, मतलब रिल अपर्दन का और गहरा हो जाना। आगे बढ़ते हैं, ICZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है असत्य है? 35 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए, कौन से असत्य हैं ये बताना है। तो देखिए, ICZ जो है, ITCZ यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं तथा वायु ऊपर उठती है, सही है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, सही है। 2 के दोनों सही है, कोई भी कथन असत्य यहाँ पर नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? 2 सूचियां हैं, कोयला क्षेत्र और राज्य। चलिए सम्मिलित करते हैं। उमरसार कोयला क्षेत्र, उमरसार कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? ये गुजरात में है, 1 से मिलाइए। बाहुर कोयला क्षेत्र ये पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी 4 से मिला दीजिए। बरकला कहाँ पे है? केरल में, बरकला केरल में, 3 से मिलाइए। कालाकोट कहाँ पे? कालाकोट जम्मू कश्मीर में, 2 से मिला दीजिए। तो 1432 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी कीट, गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित कीट है? गुलाबी कीट जो है, या इसे पिंक वॉल वर्म कहते हैं, बॉल वर्म कहते हैं। गुलाबी कीट को पिंक बाल वर्म। ये कपास की फसल से संबंधित एक कीट है जो इस फसल को या कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो कपास, ये ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि के ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन एक कृषि के ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में बिजली, सिंचाई, उर्वरक आता है, परंतु पौध संरक्षण नहीं आता है, पौध संरक्षण नहीं आता है। देखिए,
डब्ल्यूटीओ के तत्वाधान में कृषि उत्पादों पर दिए जाने वाले अनुदानों या सब्सिडी को ग्रीन एवं ब्लू बॉक्स सब्सिडी की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन बॉक्स कृषि क्षेत्र में दी गई ऐसी सब्सिडी जिनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं होती, जैसे कृषि अनुसंधान, पौध संरक्षण इत्यादि। तो पौध संरक्षण जो है आपका ग्रीन बॉक्स के तहत आएगा, ना कि ब्लू बॉक्स के तहत। जबकि ब्लू बॉक्स में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में दी गई ऐसी सब्सिडी जिनसे व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है, जैसे कि बिजली सिंचाई तथा उर्वरक पर सब्सिडी। आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है, ये गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। इसमें लाभान्वित जिले कौन से हैं? देखिए, लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है। तो पूरे 9 जिले हैं। ठीक है, तो आजमगढ़, अमेठी, अयोध्या है, पर जौनपुर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देश नेपाल से लगती है। अब ये 7 जिले कौन से हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपका पीलीभीत है, महाराजगंज है, बहराइच है। ठीक है, तो नाम सुन लीजिएगा। देखिए, पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच 3 हो गए। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और बाकी 3 ये है। गोरखपुर इसमें नहीं आता है। तो बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला है आपका कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी है? नहीं, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वो 67.7 है। इसमें पुरुष साक्षरता जो है 77.3 है और महिला साक्षरता 57.2 है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है कानपुर है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान कहाँ पे है? ये प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में है। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? तो ये कौन थे? ये मजूमदार थे। मजूमदार या अमात्य राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था। रामचंद्र पंत शिवाजी के आमते थे। वहीं पंडित राव जो होते थे, ये धार्मिक मामलों में राजा का परामर्शदाता होता था। सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध। दबीर ये राज्य का विदेश मंत्री होता था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशब था। क्या था? अली गुरशब। देखिए, यह 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसने सिकंदरे शानी की उपाधि धारण की तथा इस नाम को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। इसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत तथा शहनाए मंडी नामक नवीन अधिकारी नियुक्त किए तथा दीवाने मुस्तखराज नामक नवीन विभाग की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। तारीखे सुबुक्त गीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं बैहाकी, अबुल फजल बैहाकी। इसमें सुबुक्त गीन के परिवार के एक अप्राप्त इतिहास का कुछ अंश मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन से हैं इसमें। तो देखिए आप यहाँ पर, पहला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। ये कथन सही है। खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, अर्थात पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। ये कथन आपके सही हैं। 2 के दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से गुप्त काल से संबंधित है? गुप्त काल से, तो देखिए यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल से होता है। ठीक है, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना ये भी यहीं पर होती है। प्रयाग प्रसिद्ध की रचना समुद्रगुप्त के समय हरिश्चंद्र द्वारा प्रयाग प्रसिद्ध की रचना की गई थी। ये भी गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? यह कौन सा है? महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? फिरोज शाह तुगलक से, तो देखिए इसमें देखिए आपका दारुल सफा हो गया, दीवाने बंदगान गुलामों के लिए, दीवाने इस्तिहाक, ये सभी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। परंतु दीवाने कोही जिसे
कृषि विभाग कहते हैं या कृषि विभाग संबंधित था, इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का भाई था, उससे पहले इस गद्दी संभाली थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन में तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था? तो ये बंद करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। 1658 से लेकर 1707 तक ये शासन करता है। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर के तुलुप शासक कृष्णदेव राय की उपाधि नहीं थी? तुलुप शासक कृष्णदेव राय की उपाधि नहीं थी। तो देखिए, इनकी उपाधियों में आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य आदि उपाधियां ग्रहण की। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने ग्रहण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक जो है, इनके पूर्वज बुक्का प्रथम ने ग्रहण की थी, जो विजयनगर का संगमवंशी शासक था। ठीक है, आपका बुक्का प्रथम, हरिहर और बुक्का प्रथम ने मिलकर ही जो संगमवंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से याद रखिए, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य, ये सभी जो है कृष्णदेव राय की उपाधि थी, परंतु वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम की उपाधि थी। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र चिश्ती संत अविवाहित थे? तो कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे और एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। ये ऑप्शन। इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद। निम्नलिखित में से किन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है महादेव रनाडे को। वैसे भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, परंतु ये पश्चिम, स्पेसिफिक पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी भारत में महादेव रनाडे को कहा जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 की क्रांति का केंद्र और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो देखिए, झांसी में ह्यूरोज ने दमन किया, बरेली में जो है कैम्पबेल ने किया, फैजाबाद में हडसन ने, कैम्पबेल ने किया था। बरेली और फैजाबाद में कैम्पबेल ने किया था, फैजाबाद में हडसन ने नहीं, इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से असत्य कथन कौन सा है। मिर्जा गुलाब अहमद ने मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। यह कथन आपका सही है, पहला। दूसरा, अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। यह भी कथन सही है, दो के दोनों कथन सही है। तो गलत कौन सा है? कोई नहीं, डी ऑप्शन, ना तो वन ना तो टू। आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के कारण में पारित हुआ था? तो यह जो है आपका 1872 में पारित हुआ था। 1872, 1872। इस समय गवर्नर कौन था? इस समय जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है वो गवर्नर था, गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। यह कथन सही है। बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता? नहीं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो यहाँ पे कथन सही है, अभिकथन सही है, कारण गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, यहां हमें सुमेलित करना है। देखिए, मद्रास का संस्थापक कौन था? मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, 4 से मिला दीजिए। बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है, 2 से मिला दीजिए। पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन, 3 से मिलाइए। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉक, 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? कौन सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? तो देखिए, इसमें से 4 हैं। पहला, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा, सही है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, सही है। भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए, ये सही नहीं है। भारतीयों को आंग्ल भाषा में शिक्षा की वकालत मैकाले समिति ने की थी, ना कि चार्ल्स वुड समिति ने। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है।
संबद्ध निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में सहायता देना, ये चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा थी। आगे बढ़ते हैं, पोर्टोनोवा के युद्ध में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन, तो आप यहाँ पर देखें। पहला, यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1781 में लड़ा गया था। नहीं, पोर्टोनोवा का युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो है 1781 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकोट ने किया था। यह कथन आपका सही है। दूसरा, पहला गलत है। तो यहां पर सत्य कौन सा है? तो बी, कथन 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है? तो यह बेरुवारी वाद में कहा गया था। बेरुवारी वाद 1960 में, 1960, बी ऑप्शन, 1960 में कहा गया था। ठीक है। जबकि केशवानंद भारती जो केस था 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण सही है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कथन तो सही, अभिकथन सही, परंतु कारण गलत है। देखिए, भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और अनफ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। केशी हुईर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोरता, अधिक लचीले के मध्य एक संयुक्त, एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसमें कुछ उपबंध आसानी से, किंतु कुछ उपबंध कठिनाई से संशोधित किए जाते हैं, जिसके कारण इसे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो अनुच्छेद 9 के अनुसार, अनुच्छेद 9 के अनुसार देखिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जबकि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है इन चारों में से? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का में 11 जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। यह जो है, जो मौलिक कर्तव्य है, स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे देखें, पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, सुरक्षित रखना ये अलग मैटर, परंतु रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो इसके निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वहां पे संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत और जो नॉर्मल सदस्य होते हैं वो दोनों ही भाग लेते हैं। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है पर्वत और सर्वोच्च बिंदु में? तो आप देखें यहाँ पर एंडीज पर्वत, जो कि आपका एंडीज पर्वत कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु जो है, सर्वोच्च चोटी एंकांगुआ है, एंकांगुआ, ये सही है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट कोशिस्को इसकी मतलब सर्वोच्च बिंदु है। तीन के तीनों यहाँ पे सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बी ऑप्शन। रोन डेल्टा तथा लायसन की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा कौन सी है? रोन डेल्टा और लायंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा मिस्टल है। कौन सी है? मिस्टल है। साधारणतः ओरो बैंकी खरपतवार
साधारणतया ओरो जो बैंकी खरपतवार है ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ओरो बैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा है जो साधारणतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।